जय हिंद साथियों, मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक को लेकर, जिसकी हम बात करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो संविधान की अनुसूचियों के ऊपर होगा। तो आज हम अनुसूचियों को एक सरल तरीके से समझेंगे और जो हमारी 12 की 12 अनुसूचियाँ वर्तमान में हैं, हम उस अनुसूचियों से संबंधित प्रत्येक क्वेश्चन को भी समझेंगे कि किस अनुसूची से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की जो 12 अनुसूचियां हैं वो हमें क्या बताती हैं और इनसे अधिकांश परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम भारत की आज अनुसूचियों को समझेंगे अच्छी तरह से। तो हमने देखा कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 12 हो चुकी है। तो हम बात करेंगे आज अनुसूचियाँ। आज हम बात करेंगे अनुसूचियाँ। अनुसूचियों की बात करें तो हमें मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ मिलती हैं। मूल संविधान में कुल हमें 8 अनुसूचियाँ मिलती हैं, लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हमें अनुसूचियों की संख्या 12 मिल जाती है। तो हम देखते हैं कि 8 अनुसूचियों से बढ़कर 12 अनुसूचियाँ हुई, तो इसमें 4 नई अनुसूचियाँ ऐड की गई और प्लस इसमें 4 संविधान संशोधन करके ये 4 नई अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो भारतीय संविधान की मूल अनुसूचियाँ हैं वो हमें क्या बताती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनुसूची नंबर 1 हमें क्या बताएगी। फिर हम देखेंगे अनुसूची नंबर 2। अनुसूची नंबर 2 हमें क्या चीज़ बताएगी, इसी प्रकार से हम क्रम से देख लेंगे। अनुसूची नंबर 3 हमें क्या बताएगी। फिर हम देखेंगे अनुसूची नंबर 4 हमें क्या बताएगी। उसी प्रकार से हम और देखेंगे अनुसूची नंबर 5। फिर हम देखेंगे यहाँ पे अनुसूची नंबर 6, अनुसूची नंबर 7, अनुसूची नंबर 8। इस प्रकार से हमने देखा मूल संविधान की जो 8 अनुसूचियाँ थीं, और उसके बाद अब हम इन अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे कि पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची और 8वीं अनुसूची हमें क्या बताती हैं। तो सबसे पहले हम इन अनुसूचियों को समझने से पहले एक भारत का मैप बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग ही हम भारत के संविधान की सभी अनुसूचियों को समझेंगे। तो यह हमारा भारत का मैप बना है। इस मैप के अकॉर्डिंग ही हम संविधान की मूल अनुसूचियों व वर्तमान में 12 अनुसूचियों को समझेंगे। तो हम देखते हैं कि पहली अनुसूची हमें यह बताती है कि भारत के अंतर्गत जितने 28 राज्य हैं वह 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताती है। तो हम यहाँ लिखेंगे अनुसूची नंबर 1 हमें क्या बताएगी। अनुसूची नंबर 1 हमें 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित राज्यों के बारे में बताती है। पहली अनुसूची का संबंध 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। फिर इसी प्रकार से हम बात करते हैं दूसरी अनुसूची। तो दूसरी अनुसूची की बात करें तो इसमें वेतन, पेंशन, भत्तों का प्रावधान है। अब हम यहाँ बात करते हैं अनुसूची नंबर 2 में जो वेतन, पेंशन, भत्ते का प्रावधान किया गया है तो वो किसके लिए किया गया है। तो हम जानते हैं कि भारत के अंतर्गत जो हमारे 28 राज्य हैं प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसके अंतर्गत जो शासकीय अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो उनके लिए वेतन, पेंशन, भत्तों का प्रावधान किया गया है। फिर हम बात करेंगे अनुसूची नंबर 3। तो अनुसूची नंबर 3 हमें शपथ के
बारे में बताती है। अर्थात अनुसूची नंबर 3 के अंतर्गत समस्त प्रशासनिक अधिकारी व शासकीय अधिकारियों की शपथ के बारे में बताती है। लेकिन एक अपवाद है कि भारत के 3 महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित पद ऐसे हैं जिसमें हम बात करते हैं यहाँ पे अपवाद स्वरूप बात करेंगे। भारत के राष्ट्रपति जी, फिर हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति जी और हम बात करते हैं 28 राज्यों के राज्यपाल महोदय के बारे में। तो हमने देखा कि तीसरी अनुसूची हमें शपथ के बारे में बताती है कि तीसरी अनुसूची के अंतर्गत शपथ का प्रावधान किया गया है। लेकिन अपवाद स्वरूप यह बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल तीसरी अनुसूची के तहत शपथ ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि इन तीनों प्रतिष्ठित पदों का जो शपथ का प्रावधान किया गया है वह आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है। तो राष्ट्रपति जी हैं जो हमारे आर्टिकल 60 के तहत शपथ ग्रहण करते हैं, शपथ ग्रहण करेंगे। राष्ट्रपति जी आर्टिकल 60 के अकॉर्डिंग शपथ ग्रहण करते हैं। यही हम बात करें उपराष्ट्रपति की, तो आर्टिकल 69 के तहत शपथ ग्रहण करते हैं। और राज्यपाल महोदय की बात करें तो यह आर्टिकल 159 के तहत शपथ ग्रहण करते हैं। तो तीसरी अनुसूची हमें शपथ के बारे में बताती है। जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल पर छोड़कर जितने भी प्रतिष्ठित व्यक्ति या फिर शासकीय व केंद्र प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके लिए शपथ का प्रावधान किया गया है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष हुए, लोकसभा उपाध्यक्ष हुए, राज्यसभा के सभापति हुए या मुख्य न्यायाधीश हुए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुए, तो इसके अंतर्गत शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन अपवाद क्या है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल अनुसूची नंबर 3 के तहत शपथ ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि इनके लिए शपथ का प्रावधान एक आर्टिकल के द्वारा किया गया है। जिसमें हमने बात की राष्ट्रपति आर्टिकल 60 के तहत शपथ ग्रहण करेंगे, उपराष्ट्रपति 69 के तहत शपथ ग्रहण करेंगे और राज्यपाल महोदय हमारे 159 आर्टिकल के तहत शपथ ग्रहण करेंगे। फिर हम देखते हैं अनुसूची नंबर 4। अनुसूची नंबर 4 हमें क्या बताती है। अब हम देखेंगे यहाँ अनुसूची नंबर 4। अनुसूची नंबर 4 हमें राज्यसभा सीटों के बारे में बताती है। हम जानते हैं कि भारत के अंतर्गत हमारे 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उन 28 राज्यों प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेशों से जो भी राज्यसभा सीटें आवंटित होती हैं वो अनुसूची नंबर 4 के द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे राज्यसभा सीटें की। फॉर एग्जांपल हम बात करें उत्तराखंड में राज्यसभा की सीटें 3 हैं, तो राज्यसभा की 3 सीटों का प्रावधान अनुसूची नंबर 4 में किया गया है। तो चौथी बात करते हैं हम कि अनुसूची नंबर 4 का संबंध राज्यसभा की सीटों से है। फिर हम बात करते हैं अनुसूची नंबर 5। यहाँ हम देखेंगे अनुसूची नंबर 5 हमें क्या बताएगी। तो अनुसूची नंबर 5 हमें SC प्लस ST क्षेत्रों के नियंत्रण के बारे में बताती है। हम बात करते हैं अनुसूची नंबर 5। अनुसूची नंबर 5 हमें क्या बताएगी कि भारत के अंतर्गत जो हमारे 28 राज्य हैं प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन प्रदेशों से संबंधित जो हमारे SC क्षेत्र हैं, अनुसूचित जाति क्षेत्र हैं व अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं, उसका प्रावधान अनुसूची नंबर 5 में किया गया है। फिर हम बात करेंगे अनुसूची नंबर 6। अनुसूची नंबर 6 हमें क्या बताएगी। तो अनुसूची नंबर 6 की जब हम बात करते हैं तो यह हमें पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के बारे में बताती है। पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के बारे में बताती है, जिसमें से हम बात करते हैं पूर्वोत्तर के 4 राज्यों का वर्णन। 4 राज्यों का वर्णन है, जिसमें से हम बात करें सबसे पहले असम की। असम से जैसे ही नीचे आएंगे तो एक राज्य पड़ेगा मेघालय, और मेघालय से जिसे नीचे आएंगे तो पड़ेगा एक राज्य त्रिपुरा, और त्रिपुरा के जैसे ही नीचे आएंगे जो पूर्वोत्तर भारत का सबसे दक्षिण राज्य है जिसे हम मिजोरम कहते हैं। अर्थात
अनुसूची नंबर 6 हमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इन 4 राज्यों के बारे में बताती है कि इस 4 राज्यों में जो SC और ST के क्षेत्र हैं उसका प्रावधान किया जाएगा अनुसूची नंबर 6 के तहत। तो आप नोट कर लेना, अनुसूची नंबर 6 पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में बताती है। फिर हम बात करते हैं अनुसूची नंबर 7वीं। अनुसूची नंबर 7 हमें केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा बताती है। तो हम यहाँ बात करते हैं शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा बताती है हमें अनुसूची नंबर 7 हमें शक्तियों का बंटवारा बताएगी जो 2 स्तर बताएगी। एक तो हमें केंद्र और राज्य स्तर पर शक्तियों का बंटवारा हमें केंद्र और राज्य स्तर पर बताएगी। अब हम देखेंगे, लेकिन जो इसमें बंटवारा बताने का जो स्तर हुआ वह 3 स्तर से माना जाता है। 3 स्तर से बताएगी, जिसमें से हम सबसे पहला देखेंगे संघ सूची, फिर हम बात करेंगे राज्य सूची और फिर हम बात करेंगे समवर्ती सूची। समवर्ती सूची हमने देखा अनुसूची नंबर 7 का संबंध शक्तियों के बंटवारे से है और शक्तियों का बंटवारा हमारा केंद्र और राज्य के बीच होगा। फिर हम देखेंगे जो शक्तियों का बंटवारा होगा वह 3 स्तर से होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब हम एक बार यह भी देख लेते हैं कि संघ सूची का मतलब, राज्य सूची का मतलब और समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है। संघ सूची का मतलब यह होता है कि जो केंद्र सरकार के जो भी विषय होंगे या फिर केंद्र सरकार के जो भी कानून होंगे वो संघ सूची के अंतर्गत बनाए जाएंगे और राज्य सूची में केवल राज्य सरकार ही कानून बनाएगी और समवर्ती सूची में संघ और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। फिर हम बात करते हैं कि संघ सूची में पहले 97 विषय थे। फिर हम बात करेंगे राज्य सूची में पहले 66 विषय थे और फिर समवर्ती सूची की बात करेंगे तो पहले इसमें 47 विषय थे। संघ सूची में पहले 97 विषय थे, राज्य सूची में 66 विषय थे और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। लेकिन वर्तमान की बात करें तो इसमें 100 विषय हो चुके हैं और यहीं हम राज्य सूची की बात करें तो इसमें 61 विषय हो चुके हैं, अर्थात इसमें से विषयों की संख्या घटा दी गई है। राज्य सूची में पहले 66 विषय हुआ करते थे, लेकिन इसमें से कुछ विषयों को हटाकर इनकी संख्या कम कर दी गई है, अर्थात 61 विषय वर्तमान में कर दी गई है। फिर हम बात करते हैं समवर्ती सूची की। तो समवर्ती सूची में पहले तो 47 विषय हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 52 विषय कर दिए गए हैं। यह तो हमारे मूल विषय हैं, लेकिन वर्तमान विषयों की संख्या हमारी इतनी हो गई है। अब हम बात करते हैं कि एक परीक्षा में कभी कभी क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत, फिर हम यहाँ बात करते हैं 1935 के शासन अधिनियम के तहत 1935 के शासन अधिनियम के तहत 1935 के शासन अधिनियम के तहत हम बात करते हैं तो इसमें इस समय संघ सूची में केवल 59 विषय हुआ करते थे और उस समय अनुसूचियों की संख्या की बात करें तो इस समय अनुसूचियों की संख्या केवल 10 हुआ करती थी। 1935 के शासन अधिनियम के तहत अनुसूचियों की संख्या भारतीय संविधान में 10 थी और संघ सूची में 59 विषय थे। और राज्य सूची की बात करें, राज्य सूची की विषयों की बात करें तो 54 विषय थे और समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें 36 विषय दिए गए थे। तो यह तो हमारे 1935 के शासन अधिनियम की बात होती है। अब हम बात करेंगे 8वीं अनुसूची, जो मूल संविधान की अंतिम अनुसूची थी। तो हम देखेंगे कि 8वीं अनुसूची हमें क्या बताएगी। तो 8वीं अनुसूची भाषा के बारे में बताती है। 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है। फिर हम बात करेंगे
मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में बात करें तो इसमें भाषाओं की संख्या 22 हो गई है। मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी, वर्तमान में बात करें तो इसमें 22 भाषाएं हो गई हैं। 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है। क्वेश्चन क्या आएगा, 8वीं अनुसूची का संबंध किस चीज़ से है, तो भाषा से है। मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी, वर्तमान में बात करेंगे तो 22 हो गई हैं। फिर हम यहाँ देखेंगे कि 14 से लेके 22 होने में इसमें 3 संविधान संशोधन किए गए हैं। 3 संविधान संशोधन किए गए हैं। अब हम बात करते हैं कि वे 3 संविधान संशोधन कौन कौन से किए गए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि 14 मूल संविधान की भाषाएं थी, लेकिन इसमें 3 संविधान संशोधन किए गए, वे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया। 1967 में किया गया। फिर हम बात करेंगे 71 संविधान संशोधन। 71 संविधान संशोधन जो 1992 में किया गया। फिर हम बात करेंगे अंतिम संविधान संशोधन 92 संविधान संशोधन जो हमारा 2003 में हुआ। हमने देखा कि मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थीं, जिसमें वर्तमान संख्या 12 हो गई हैं। लेकिन हम बात करते हैं कि यह 14 से 22 हमारी भाषाएं हुई हैं, वो संविधान के 3 संशोधन के द्वारा हुई हैं। जिसमें सबसे पहले बात करें 21वां संविधान संशोधन 1967 में, फिर दूसरी की बात करें तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में, फिर 92वां संविधान संशोधन बात करें 2003 में। तो हम बात करते हैं कि जो 21वां संविधान संशोधन था, इसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो इसमें एक भाषा जोड़ी गई, जिसमें हम बात करेंगे केवल सिंधी की। अर्थात 14 के बाद 15वीं भाषा हमारी सिंधी हो गई। और हम 71वें संविधान संशोधन की बात करें तो इसमें केवल 3 भाषाएं जोड़ी गई, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नेपाली, मणिपुरी और हम बात करते हैं कोंकणी की। तो 71वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में केवल 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। फिर हम बात करेंगे 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2003 में हुआ था, तो इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कौन सी 4 भाषाएं जोड़ी गई। सबसे पहले हम बात करेंगे बोडो, फिर बात करेंगे डोंगरी, फिर बात करेंगे मैथिली भाषा, और उसके बाद अंत में हम बात करेंगे संथाली। इस प्रकार से हमने देखा 21वां संविधान संशोधन के तहत केवल एक भाषा जोड़ी गई सिंधी, और 71वां संविधान संशोधन 1992 के अकॉर्डिंग इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, और 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में केवल 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो इस प्रकार से हम 14 के बाद देखेंगे 14, 1 15, फिर 3 18 और 4 22। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अनुसूची नंबर 8 हमारी समाप्त होती है। और इससे जो परीक्षा में क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछा जाएगा कि 71वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं 3, तो आप बताओगे नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। फिर पूछेगा 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा कब जोड़ी गई, तो बताओगे आप 1967। फिर पूछेगा कि 2003 में भाषा जो 2003 में जो 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, इसमें कुल कितनी भाषाएं जोड़ी गई, तो आप बताओगे बोडो, डोंगरी, मैथिली व संताली। क्वेश्चन पूछेगा कि मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी, आप बताओगे 14। फिर पूछेगा अनुसूची नंबर 8 का संबंध किससे है, तो भाषा से है। तो यह तो बात रही हमारी मूल अनुसूचियों की जो हमारी 8 थी। लेकिन अब हम बात करते हैं कि जो हमारी 4 नई अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं, वो किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई हैं, उनका संबंध किस चीज़ से है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ हम बात करेंगे अनुसूची नंबर 9। अनुसूची नंबर 9, फिर उसके बाद जोड़ेंगे हम यहाँ पे अनुसूची नंबर 10, फिर हम बात करेंगे अनुसूची नंबर 11
और अंत में बात करेंगे हम अनुसूची नंबर 12। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये 4 नवीन अनुसूचियाँ हैं। अब हम बात करेंगे कि यह 4 जो नई अनुसूचियाँ हैं वो किस संविधान संशोधन के द्वारा और किस वर्ष से जोड़ी गई। सबसे पहले हम बात करते हैं तो यह फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई। क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो आप बताओगे अनुसूची नंबर 9। फिर हम बात करेंगे 52 संविधान संशोधन 1985। अर्थात परीक्षा में क्वेश्चन आएगा कि 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, तो आप बताओगे 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। किस वर्ष जोड़ी गई, तो 1985 में। फिर हम बात करेंगे कि 11वीं अनुसूची किस वर्ष और किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, तो आप बताओगे यहाँ पे 73 संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई। 73वां संविधान संशोधन का संबंध हमारे अनुसूची नंबर 11 से है। फिर हम बात करेंगे अनुसूची नंबर 12, तो इसमें 74वां संविधान संशोधन हो जाता है। 74वां संविधान संशोधन यह भी 1992 के द्वारा ही जोड़ा गया। अब हम ध्यान से समझ लेते हैं कि जो 4 हमारी नई अनुसूचियाँ आई थीं, सबसे पहले 9वीं अनुसूची वह हमारी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में जोड़ी गई। फिर 10वीं अनुसूची 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 के तहत जोड़ी गई। फिर 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। और 12वीं अनुसूची हमारा 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। अब हम देख लेते हैं कि इन अनुसूचियों का संबंध किस विषय से है, अर्थात यह 4 नई अनुसूचियाँ जो जोड़ी गई हैं वो हमें किसके बारे में बताती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो 9वीं अनुसूची है यह हमें भूमि सुधार के बारे में बताती है। किसके बारे में? भूमि सुधार के बारे में बताती है। 9वीं अनुसूची का संबंध लैंड रिफॉर्म्स अर्थात भूमि सुधार से है। फिर हम बात करेंगे 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल कानून से है। फिर हम बात करेंगे 11वीं अनुसूची का संबंध, तो 11वीं अनुसूची का संबंध हमारा पंचायती राज से है। पंचायती राज से है। और हम बात करेंगे 12वीं अनुसूची, तो 12वीं अनुसूची का संबंध हमारा नगर निगम या फिर नगर पालिका से है। इस प्रकार से हमारी यह 12 अनुसूचियाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इससे संबंधित प्रश्नों के बारे में बात करेंगे कि इन अनुसूचियों से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन से महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ हैं जो अधिकांश परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुसूची नंबर 1 हमें क्या बताएगी, 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताएगी। अनुसूची नंबर 2 हमें वेतन पेंशन भत्तों के बारे में बताएगी। अनुसूची नंबर 3 शपथ के बारे में बताएगी। शपथ केवल इसमें अपवाद क्या है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर, क्योंकि हम जानते हैं राष्ट्रपति अलग आर्टिकल के द्वारा शपथ लेते हैं, वैसे ही हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति भी अलग अलग आर्टिकल के द्वारा शपथ लेते हैं और राज्यपाल जी भी हमारे अलग आर्टिकल के द्वारा शपथ लेते हैं। तो हम राष्ट्रपति की बात करें तो 60, उपराष्ट्रपति की बात करें तो 69, फिर हम बात करें राज्यपाल की तो 159 आर्टिकल के अकॉर्डिंग शपथ लेते हैं। चौथी अनुसूची का संबंध राज्यसभा से है। चौथी अनुसूची का संबंध हमारे राज्यसभा से है। इसमें से हम 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित राज्यों के बारे में बात करेंगे पहली अनुसूची की। दूसरे में हम बात करते हैं वेतन पेंशन भत्तों के बारे में। और फिर तीसरी अनुसूची हमें केवल शपथ के बारे में बताती है। और चौथी अनुसूची का संबंध हमारा राज्यसभा से है। और 5वीं अनुसूची का संबंध हमारा SC ST क्षेत्र से है। पूर्वोत्तर के 4 राज्यों से संबंधित की हम बात करेंगे तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित है। 7वीं अनुसूची का संबंध शक्तियों के बंटवारे से है, जिसमें हम बात करते हैं संघ सूची, राज्य सूची। मूल संविधान में 97 विषय थे, वर्तमान में 100 हो गए हैं संघ सूची में। लेकिन राज्य सूची की बात करें तो पहले इसमें 66 विषय हुआ करते थे, वर्तमान में 61 हो गए हैं। संवर्ती सूची की बात करें तो पहले इसमें 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान इसमें 52 कर दिए गए हैं। फिर हम बात करेंगे 8वां अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है। भाषा की बात करें तो मूल संविधान में 14 भाषाएँ थी, लेकिन वर्तमान में बात करें तो इसमें 22 भाषाएँ हो चुकी हैं। फिर हम बात करते हैं कि जो इसमें 3 संविधान संशोधन हुए। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे हमारा 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ। इसमें केवल एक भाषा जोड़ी गई है, सिंधी। सिंधी को किस वर्ष जोड़ा गया?
1967 में सिंधी किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? 21वां। फिर हम बात करेंगे 71वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? 1992 में। इसमें कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 3, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। फिर हम बात करते हैं 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2003 में हुआ। 2003 में कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 4, बोडो, डोंगरी, मैथिली व संथाली। फिर हम बात करते हैं कि अनुसूची नंबर 9 कब जोड़ी गई? तो 1951 में जोड़ी गई। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, जिसका संबंध किससे है? भूमि सुधार से है। फिर हम बात करते हैं अनुसूची नंबर 10 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई, जिसका संबंध दल बदल कानून से है। फिर हम बात करेंगे 11वीं अनुसूची किस वर्ष जोड़ी गई और किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो वर्ष की बात करें तो 1992 में जोड़ी गई। और किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। और 73वां संविधान संशोधन का संबंध हमारा पंचायती राज से है। और इसमें यह बताया गया है कि पंचायती राज के अंतर्गत पहले इसमें 29 विषय थे कि जिसमें हमारी पंचायती राज व्यवस्था 29 विषयों पर कानून बना सकती है, लेकिन वर्तमान में इसे घटाकर 14 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। तो वर्तमान में पंचायती राज केवल 14 विषयों पर कानून बना सकती है। और हम बात करते हैं अनुसूची नंबर 12, तो इसका संबंध 74वां संविधान संशोधन से है, जो किस पर जोड़ा गया? 1992 में। और इसका संबंध किससे? नगर निगम से। तो इसके लिए केवल 18 विषय पर कानून बनाने के अधिकार दिए गए हैं। देखो 73वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया? तो 1992 में। लेकिन लागू की बात करें, लेकिन हम लागू की बात करते हैं तो लागू 1993 में किया गया। यही हम बात करेंगे यहाँ पर भी कि 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 1992 में। लेकिन यहाँ पर लागू की बात करें तो लागू 1993 में की गई है। इस प्रकार से आज हमने अनुसूचियों को समझा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।